व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स? एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स अगर आप कहना चाहोगे तो दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक ये एसआई यूनिट हो गई। दूसरी क्या हो सकती है? वोल्ट मीटर। ठीक है। इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाया जा रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्टेट्स गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस लॉ क्या होता है? ये आप डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है कि किसी कोई फ्लक्स, अगर कोई सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस का आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, तो आपको इसके अंदर जितने भी टोटल चार्ज हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू जितने भी आए, उसका सबका टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू में टोटल चार्ज क्या होता है? गॉस थ्योरम। ये क्या निकालता है? फ्लक्स निकालता है। किसमें निकालता है? एक एरिया में, क्लोज सरफेस एरिया में। ठीक है। तो अगर आप किसी क्लोज सरफेस एरिया का फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो you don't need have to any area of that surface. You just need uh, total amount of charge enclosed in that surface and multiplied it by 1/epsilon naught. You will get the flux through that surface, closed surface. ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? phi is equal to q by epsilon naught. Now the question is, a charge q is placed at a corner of a cube of side A. What is the flux associated with the cube? ठीक है। A charged cube is placed at the corner of a cube of side A. जो चार्ज क्यू है वो क्यूब के कॉर्नर पे रखा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब? क्यूब के साथ क्या फ्लक्स होगा? ठीक है। तो अगर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है, किसी कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है, तो वो जो कॉर्नर है वो 8 क्यूब से रिलेट करा जा सकता है। एक एक दो तीन चार और चार ऊपर। ठीक है। तो वो कॉर्नर, एक क्यूब का कॉर्नर जो है वो 4 क्यूब के कॉर्नर से अटैच होता है। तो यानी कि एक चार्ज जो है वो 8 क्यूब को फ्लक्स प्रोवाइड कर रहा होगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो हर डायरेक्शन में निकल रही होगी। इसका मतलब वो 8 के 8 क्यूब में से निकल रही होगी। ठीक है। 8 क्यूब समझ रहे हो ना? जैसे एक ये से है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है, 4 हो गए। फिर इसके ऊपर भी 1 2 3 4, 4 हो गया, और उसका पॉइंट का एक कॉर्नर। ठीक है। या यूं समझ लो, एक एक आपके पास एक क्यूब है और उस एक क्यूब को आपने इक्वली हिस्सों में डिवाइड किया है बीच में से, तो आप 8 क्यूब डिवाइड कर लोगे एक क्यूब में से। तो उस एक क्यूब के कॉर्नर पे क्या है? चार्ज है। तो इसका मतलब वो चार्ज 8 क्यूब से एसोसिएटेड है। तो अगर 8 क्यूब से एसोसिएटेड है तो वो टोटल जो फ्लक्स दे रहा होगा वो कितना दे रहा होगा? 8 क्यूब के लिए दे रहा होगा। ठीक है। हमें कितने के लिए चाहिए? एक के लिए चाहिए, क्योंकि एक क्यूब का कुछ है। तो इसीलिए जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा? क्योंकि फ्लक्स क्या कहता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस क्यू का एक क्यूब में कितना हिस्सा होगा? 1/8, है ना? अगर हम टोटल चार्ज बाय वन एक क्यूब में देखेंगे, टोटल चार्ज कितना इंक्लोज कर रहा है वो? Q/8। क्योंकि 8 क्यूब में एक क्यू चार्ज है एसोसिएटेड। 8 क्यूब्स में एक चार्ज क्यू एसोसिएटेड है। तो 1 क्यूब में कितना होगा? Q/8। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज जो है वो कितना है? Q/8 एप्सिलॉन नॉट 5। तो इस तरीके से आपका फ्लक्स कितना आ गया? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में कई बार, है ना? तो ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको जरा रब कर देते हैं। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है?
सो यहाँ पे है कि एक फिगर है और इस फिगर में इस तरीके से कुछ फिगर है, ठीक है। इस फिगर के अंदर जो है अगर हम देखें तो इस फिगर में जो गिवन है वो क्या है, +2q और -q, +2q और -q +3q, ठीक है। +2q और -q और +3q, इस तरीके से ये सरफेस दे रखा है, ऐसी ये सरफेस है। ये चीज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस +2q -q +3q. Two charges +2q and -q are enclosed within a surface S. What is the electric flux due to this configuration through the surface S? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस कॉन्फ़िगरेशन के सरफेस के अकॉर्डिंग। तो सरफेस के अकॉर्डिंग अगर टोटल चार्ज फ्लक्स इज इक्वल टू क्या कहता है, टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इस सरफेस के अंदर देखोगे तो क्या आएगा, +2q -q कितना आया, q, है ना, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना आ गया, q/ε0। ठीक है, कुछ ज्यादा करना नहीं था, q/ε0 आंसर आ गया आपका। How is Gauss law modified if a medium of dielectric constant k is present? गॉस लॉ को आप किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k को आप प्रेजेंट करते हैं तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आ जाएगा तो फ्लक्स में जस्ट गॉस लॉ में ये चेंज आ जाएगा कि जो फाई ई जो आपका फ्लक्स है, जो q/ε0 होता है उसको 1/k से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दोगे, जस्ट ये चेंज आ जाएगा। ठीक है, 1/k से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे फ्लक्स को। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पॉजिटिव कब कहेंगे और नेगेटिव कब कहेंगे? आउटवर्ड फ्लक्स फ्लो इज सेड टू बी पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स फ्लो इज सेड टू बी नेगेटिव। जब किसी एरिया में से आउटवर्ड फ्लक्स है तो आउटवर्ड फ्लक्स को आप क्या कहोगे, पॉजिटिव, और किसी एरिया के इनसाइड आ रहा है यानी इनवर्ड फ्लो है तो उसको आप क्या कहोगे, नेगेटिव। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन कि आप किस एक्सिस को क्या पॉजिटिव लेते हैं। अगर पॉजिटिव एक्सिस को आपने एक्स ले लिया और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसी के अलोंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे आपने कोई सरफेस एरिया रख दिया है तो इसको पॉजिटिव कह दोगे। अब यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो आप कह दोगे नेगेटिव फ्लक्स है। तो डिपेंड्स कि कैसा हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज लोकेटेड आउटसाइड इट? अगर कोई क्लोज सरफेस है और जो चार्ज है वो सरफेस के बाहर, तो ऐसे में फ्लक्स क्या होगा? तो सिंपल सा है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग चार्ज जो है वो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, और अगर अंदर भी है तो टोटल चार्ज समथिंग कुछ ना कुछ आना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप टोटल निकाल रहे हो तो वो चार्ज जीरो आ रहा है। ठीक है, अगर जीरो आएगा तो फ्लक्स जीरो, तो अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब फ्लक्स भी जीरो है, बिकॉज नेट चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस इज जीरो। If the radius of Gaussian surface enclosing a surface is halved, how does the electric flux through the Gaussian surface changes? Let's say कि एक Gaussian surface है, यानी कि एक closed surface area है और उसके अंदर कुछ चार्ज है। अभी उसका कुछ फ्लक्स आ गया, समथिंग एक्स कुछ भी फ्लक्स आ गया, तो नाउ ये कह रहा है कि अगर जब आप सरफेस एरिया को, ठीक है, गॉसियन सरफेस एरिया को अगर आप हाफ कर दो, रेडियस हाफ कर दो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, q/ε0। रेडियस का कोई रोल ही नहीं है, सरफेस एरिया का कोई रोल ही नहीं है। अगर आप हाफ भी कर देते तो सरफेस एरिया कम हो रहा है, उससे फ्लक्स के फॉर्मूले पे कुछ इफेक्ट आया, नहीं आया। फॉर्मूला सिर्फ कहता है कि चार्ज और एप्सिलॉन दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसलिए फ्लक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आप रेडियस कितना भी चेंज कर लो, फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब तक उस एरिया के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है। If Coulomb's law had 1/r cube depends instead of 1/r square,
आप जानते हैं कि कुलम्ब्स लॉ क्या होता है। कुलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है कुलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग वो R स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि वो 1/r स्क्वायर की बजाय 1/r की क्यूब पे डिपेंड करेगा करता है, तो ऐसे में what would गॉस थ्योरम had been still valid? तो ऐसे केस में क्या गॉस थ्योरम अभी भी वैलिड कहलाएगा? इस केस में अगर आप कुलम्ब्स लॉ 1/r स्क्वायर कर देते हो तो ऐसे केस में क्या गॉस थ्योरम वैलिड कहलाएगा? तो आंसर होगा नो, बिकॉज गॉस थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिपेंडेंस ऑफ कुलम्ब्स लॉ। ठीक है, यानी कि जो गॉस थ्योरम है वो बेसिकली है ही इसी चीज पे कि जो कुलम्ब्स लॉ है वो 1/r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है इस वजह से। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे वो डिपेंड करता है, ना कि इनवर्स क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कुलम्ब्स लॉ क्लियर है यहाँ तक? यानी कि 1/r स्क्वायर की बजाय 1/r क्यूब कर दोगे तो गॉस थ्योरम वैलिड नहीं होगा। Now a sphere S1 of radius R1 enclosed a total charge Q, यानी कि एक S1 सरफेस है जिसमें टोटल चार्ज Q है, कैपिटल Q. If there is another concentric sphere S2 of radius R2, which is R2 is greater than R1, and there be no additional charge between S1 and S2, then the ratio of electric flux through S1 and S2. क्या कह रहा है कि दो सरफेस एरिया है S1 एंड S2। ठीक है, ये रेडियस R1 हो गया, सॉरी ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, और इसके अंदर ये Q रखा हुआ है। ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2। ठीक है, तो कह रहा है कि S1 की वजह से जो फ्लक्स है और S2 की वजह से जो फ्लक्स है, क्या उसका रेशियो क्या आएगा? तो आप देख सकते हैं जब दोनों ही सरफेस में Q ही चार्ज है तो दोनों के लिए फॉर्मूला भी सेम बनेगा, Q/ε0 Q/ε0। तो रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपको दिखाना किस तरीके से है, Q1/ε0 अपॉन में Q2/ε0, Q1/Q2, Q/Q कैंसिल 1। तो रेशियो क्या आ गया, 5/1/2 का रेशियो क्या आया, 1। ठीक है, अगर चार्ज दोनों सरफेस चाहे कोसेंट्रिक हो या अलग हो, अगर दोनों के अंदर सेम चार्ज इनक्लोज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या आएगा, रेशियो सेम आएगा। ठीक है, ओके। इफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज जीरो, किसी भी सरफेस के अंदर अगर चार्ज जीरो है तो डज इट इम्प्लाई दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज जीरो? अगर किसी सरफेस के अंदर, ठीक है, कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो जीरो है, टोटल चार्ज जो है वो जीरो, टोटल चार्ज का है। ओके, टोटल चार्ज, अब टोटल चार्ज का मतलब डिपेंड करता है कि आप वहां कुछ है ही नहीं या फिर उसमें जो टोटल इफेक्ट है वो जीरो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोला है टोटल चार्ज जीरो है। तो डज इट इम्प्लाई दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज जीरो? क्या ये इम्प्लाई करता है, क्या ये सजेस्ट करता है कि उस सरफेस एरिया के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हो सकता है? हो सकता है कि उस सरफेस के अंदर क्योंकि नेट चार्ज जीरो आ रहा है, हो सकता है एक जगह प्लस क्यू रखा हो और एक जगह माइनस क्यू रखा हो, तो आपको टोटल चार्ज तो जीरो मिल रहा है बट यहाँ पे प्लस चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। तो ये बिल्कुल भी इंप्लाई नहीं करता कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। ठीक है, नो, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जो मैंने एग्जांपल दिया ये इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल है। Electric dipole plays inside a closed surface. Net charge enclosed by the surface is zero, but electric field exists at every point on the surface. समझ गए? तो ये थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। अब ये आपके मोस्टली क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही पूछेंगे। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप कैसे भी प्रिपेयर करो, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप रीजनिंग बेस मतलब लर्न करो, ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, अगर आपको रीजन पता होगा तो उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हर टाइप के क्वेश्चन आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। तो इसलिए हमेशा जब भी क्वेश्चन करो तो उसके रीजनिंग यानी उसके क्यों ऐसा हो रहा है उसके रीजन के साथ उस चीज को लर्न करो।
ठीक है, तो इस चैप्टर में से ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ कट रहा हो या फिर हट रहा हो, ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसा इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में तो नहीं है ऐसा मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेटमेंट गॉस लॉ, हाँ, एक शेल वाला नहीं है जो हमने स्फेरिकल शेल वाला किया है, स्फेरिकल शेल वाला नहीं है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और चार्ज इन्फाइनाइट प्लेन शीट है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो ठीक है, तो शेल वाला केस नहीं है, पर उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, टॉपिक तो रिलेटेबल ही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अभी भी है हमारे पास टाइम। रचित, आपने टेस्ट नहीं दिया? रचित, तो जितने बजे भी देखा था बेटा उस समय दे देते टेस्ट। टेस्ट कहाँ भागे जा रहा था, खत्म हो गया था। क्यों नहीं किया आपने? 7 बजे जब आपको टाइमिंग पता है तो आप इतने अनपंक्चुअल क्यों बनते हो हैं? बात वो नहीं है बेटा, टाइम में पंक्चुअल बनो ना। जो टेस्ट की टाइमिंग है उस टेस्ट पे दो, जब सबको बताया था, 1 हफ्ते से अनाउंस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम? तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या बोला, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन्स में 1 कूलम का चार्ज होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, इतने होते हैं, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कूलम, एक कूलम में कितना होगा, 1/1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.25, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम के अंदर। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्ज spherical conductor each of radius r, capital R, are distance d where d is greater than 2r, they carry charges plus q and minus q, will the force of attraction between them be exactly q square by 1/4 pi epsilon naught d square? ठीक है, क्या कह रहा है कि एक ऐसा चार्ज है इस तरीके से, ठीक है, तो एक के ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो क्योंकि ये पॉजिटिवली है और ये नेगेटिवली है, ठीक है, तो क्या, और ये रेडियस आर और आर, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है, क्योंकि डी जो है वो ग्रेटर देन 2r है। तो कह रहा है कि जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है,
तो क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4πε0 d² q² के बराबर होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप देखो, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कुछ चार्ज यहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे, तो डिस्टेंस में कुछ चेंज आ जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मोर देन क्या होगा? फोर्स q²/4πε0 d² होगा। मोर देन 4πε0 d² के बराबर, एक से ज्यादा होगा ये बेसिकली। ठीक है, अब थोड़े थोड़े से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो थोड़े न्यूमेरिकली बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। सभी तो अब एक एक चैप्टर लेने का टाइम तो है नहीं, टेस्ट अब ज्यादा, क्योंकि अब ज्यादा आ रहे हैं, तो टेस्ट जो अब होगा वो 1 और 2 दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा। अभी 2-2 करके देखते हैं, फिर मन करेगा तो इकट्ठे ले लेंगे। पहले 1 और 2, फिर 3 एंड 4 का साथ ले लेंगे। ठीक है, फिर एक साथ 4 ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ले लेंगे। फिर क्या कह रहा है कि टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स हैविंग अनइक्वल अपोजिट चार्जेस are placed at a distance 0.9 apart in air. After bringing them in contact with each other, they are again placed at the same distance apart. Now the force of repulsion between them is 0.025 Newton. Calculate the final charge on each of them. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पहले जो था, 2 स्फेयर लिए, उन स्फेयर्स पे अनइक्वल चार्ज है, इसमें कुछ Q1 होगा, इसमें कुछ Q2 होगा, तो कुछ डिस्टेंस पे उनको रखा, यानी 0.9 मीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, नाउ अब केस क्या है कि इन स्फेयर्स यानी इन चार्ज को, स्फेरिकल बॉडी को पास में लाया, टच किया और वापस ले गए। तो क्या है कि अनइक्वल चार्ज है, तो क्या होगा कि जब आप टच करोगे तो दोनों में इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी इसमें भी इक्वल, जितना चार्ज इसके अंदर होगा उतना ही चार्ज इसके अंदर आ जाएगा। तो और उसको वापस ले जाके यहाँ पे पुट कर दिया है, उसी डिस्टेंस पे पुट कर दिया है। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लग रहा है दैट इज 0.025 न्यूटन। तो आपसे चार्ज, अब इनके अंदर चार्ज क्या है वो निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल सी बात है, अब चार्ज सेम हो चुका है। क्या हो चुका है? चार्ज सेम हो चुका है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, एफ आपको बोल दिया है 0.025 न्यूटन, डिस्टेंस आपको बोला है 0.9 मीटर, और अब Q1 और Q2 क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। तो फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0। 1/4πε0 को आप K लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और Q स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, आपको Q की वैल्यू निकालनी है, तो F R का स्क्वायर अपॉन में K। ठीक है, और इज इक्वल टू Q, और ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया? F की वैल्यू है 0.025 इंटू आर का स्क्वायर यानी 0.9 का स्क्वायर अपॉन में K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ और अंडर रूट। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 1.5 इंटू 10⁻⁻6 गुना, यानी कि आप लिख सकते हो 1.5 माइक्रोकूलम। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। देखो ऐसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं, कुछ अलग से ऐसा कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कॉन्सेप्ट आता है तो वो थोड़ा सा डेरिवेटिव फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसी को 2 मार्क्स के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि अब रिवीजन टाइम चल रहा है, तो ये नहीं कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ उसी के बेस पे क्लास में जो कर लिया, घर पे कुछ करना ही नहीं है। घर पे अपने तरीके से जो चैप्टर आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरे को थोड़ा सा और दोबारा पढ़ने की जरूरत है, आप उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ें। वीडियो की रिकॉर्डिंग्स हैं, उन रिकॉर्डिंग्स को दोबारा देखें। यू हैव इनफ टाइम, यू कैन प्रिपेयर मैनी टाइम्स अ चैप्टर। ठीक है, एक चैप्टर को कई बार आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कोई चैप्टर ऐसा है जैसे कि चैप्टर 8 है,
चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 क्यों, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, एसी, चैप्टर 4 यानी मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग जो वाले हैं चैप्टर 4 हो गया। और सेमीकंडक्टर तो हमने कर लिया अच्छे से। ये 3-4 चैप्टर है जिनको आपको बार बार करने की जरूरत है, तो इनके क्वेश्चंस आप जितने करोगे उतने बेटर हैं, ठीक है। तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, डाउट्स हैं उनको लेके आओ। और इसको खत्म करने के बाद अब हम ये चैप्टर 1 खत्म करने के बाद हम उस चैप्टर पे पढ़ेंगे जिनको हमें ज्यादा प्रिपेयर, जैसे कि चैप्टर 4 और 5। तो पहले हम चैप्टर 4-5 पे आएंगे, ठीक है। फिर हम चैप्टर 10 पे आएंगे, चैप्टर एसी पे आएंगे, एसी के बाद हम वेव ऑप्टिक्स पे आएंगे, उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बाकी ड्यूअल नेचर, इन सब के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये चैप्टर 1 to 8 तो आपने बार बार पहले भी पढ़ा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।